नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं गोधूली भाग 1 कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में जो चैप्टर है रेल यात्रा उसका प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ और यह चैप्टर शरद जोशी जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, मनुष्य की प्रगति और भारतीय रेल की प्रगति में लेखक क्या देखते हैं? तो इसका उत्तर है, लेखक सोचते हैं कि मनुष्य की एवं देश की प्रगति राजनीतिक पार्टियों के रास्ते में रोड़े आते हैं। रेल की प्रगति में जो समस्याएं हैं उसे किसी डिब्बे में घुसे बिना उसकी गहराई को महसूस नहीं किया जा सकता। जब आप रेल के डिब्बे में घुसिएगा तो आप महसूस कीजिएगा, ऐसा लेखक देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो किसी डिब्बे में घुस जाइए। लेखक यह कहकर क्या दिखाना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, लेखक ने भारतीय रेल की प्रगति में स्वानुभव की बातें कहकर भारतीय रेल की प्रगति को देखने के लिए उत्साहित करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय रेलें हमें किस तरह का जीवन जीना सिखाती हैं? तो भारतीय रेलें हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं कि हम किस तरह जिएं, क्योंकि यदि हम आत्मबल से हीन हैं तो गाड़ी में चढ़ नहीं सकते, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहेंगे। अगर हम में आत्मबल है तो चढ़ गया, उसी की जगह, जो बैठ गया उसकी सीट, जो लेट गया उसकी बर्थ, उसकी सीट। तो लेखक यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि भारतीय रेल में क्या होता है, जो टिकट कटाते हैं तो उनके जगह पर जो धक्का मुक्की करके जो जबरदस्ती बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी सीट है। तो इसको बताना चाह रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 है, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करें। इस कथन से लेखक पाठकों को भारतीय रेल की किस अव्यवस्था से परिचित कराना चाहते हैं? तो इसमें जो है उपयुक्त वाक्य, इसको कह करके लेखक क्या कहना चाहते हैं कि अगर ईश्वर आपके साथ हैं, टिकट आपके साथ है, पास में सामान कम और जो पैसा ज्यादा है, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो उसी स्टेशन पर वेटिंग लिस्ट में पड़े रहेंगे। लेखक ने भारतीय रेल की इस अव्यवस्था का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। प्रश्न संख्या 5 है, जिस्मी मनोबल है, आत्मबल, शारीरिक बल और दूसरे किस्म के बल हैं, उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता है। वो जो शराफत और अनिर्णय के मारे होते हैं वे क्यू में खड़े रहते हैं, अर्थात लाइन में खड़े रहते हैं, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं कि कब मेरा नाम आएगा। यहाँ पर लेखक ने भारतीय सामाजिक अव्यवस्था के एक बहुत ही सत्य को उद्घाटित किया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस पर अपने विचार संक्षेप में व्यक्त कीजिए। तो लेखक ने सामाजिक परिवेश में आए बदलाव को बड़े ही सहज ढंग से रेखांकित कर व्यंग किया है कि जो कमजोर हैं उसे और हतोत्साहित किया जाता है। कमजोर लोग तो धक्का मुक्की करके चढ़ नहीं सकते, जबरदस्ती कर नहीं सकते, तो उसे हतोत्साहित किया जाता है रेल यात्रा में। और यहाँ शोषण की प्रवृत्ति पर करारी चोट पहुंचाई गई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस प्रवृत्ति वाले लोग दूसरे को सारी सुविधाओं से वंचित कर स्वयं उसे हथिया लेते हैं। इसमें लेखक ने शोषक और शोषित की जो स्थिति है उस पर करारा व्यंग किया है अपने शब्दों में। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट करें। नीचे कुछ पंक्तियां लिखी गई है, उनमें कहा जा रहा है कि इसमें व्यंग को स्पष्ट करने के लिए। तो दुर्दशा तब भी थी, दुर्दशा आज भी है। ये रेलें, ये हवाई जहाज, यह सब विदेशी हैं, ये ना हमारा चरित्र बदल सकती है और न ही भाग्य। तो प्रस्तुत पंक्तियां जो है शरद जोशी जी द्वारा लिखित है और यह पंक्ति जो है रेल यात्रा शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसमें लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से रेल यात्रा में होने वाली दुर्दशा की व्याख्या की है। लेखक दुर्दशा की चर्चा करते हुए वर्तमान व्यवस्था पर व्यंग करते हैं। वे कहते हैं कि रेल, हवाई जहाज ये सब विदेशी चीजें हैं, इसमें तो हमारी दुर्दशा तो है ही। वर्तमान समय से जब हम अपने देश में हैं वहां भी मेरी ही दुर्दशा है, लेकिन मुख्य बात है कि हम इस दुर्दशा की स्थिति में भी प्रगति कर रहे हैं और हमने अपना इतिहास
अर्थात सभ्यता और संस्कृति नहीं छोड़ा है। ख है, भारतीय रेलें हमें सहिष्णु बनाती है, उत्तेजना के क्षणों में शांत रहना सिखाती है, मनुष्य की यही प्रगति है। रेखा कह रहे हैं कि जब कोई धक्का मुक्की कर रहा हो, जबरदस्ती कर रहा हो, तो उस क्षण भी हम अपनी सभ्यता संस्कृति को नहीं भूल करके शांत रहते हैं। तो यह मनुष्य की यही प्रगति है। प्रस्तुत पंक्तियां जो है वह शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने रेल यात्रा के माध्यम से व्यंग्यात्मक भाषा में समझाने की कोशिश किया है कि भारतीय रेलें हमें कैसी कैसी मनोरम शिक्षा देती है, जो तर्कशास्त्र का विषय वस्तु है। लेखक ने हमें रेल यात्रा के माध्यम से हमारे भीतर के भाव उत्पन्न होते हैं, उसे सहिष्णुता से जो बड़े ही सुंदर उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश किया है। लेखक का कहना है कि जब कहीं गाड़ी रुक जाती है तो मन बेचैन हो जाता है। गाड़ी कहाँ रुकी, हमारी मातृभूमि का कौन सा स्थान है, ऊपर वाले बर्थ में बैठे हुए व्यक्तियों के सवालों का खामोशी से सहन करता हूँ, शांत चित रहता हूँ। अब रेल के डिब्बे में तरह तरह के लोग बैठे होते हैं, ऊपर भी बर्थ पे बैठे रहते हैं, तो तरह तरह के सवाल करते हैं, फिर भी लोग उनको सुनते रहते हैं एक साथ मिल करके। तो इसी को लेखक ने कहा है कि उस सब सवाल को लोग खामोशी से सहन करते हैं और शांत चित्त में रहते हैं। यह इस मनोवैज्ञानिक तथ्य से रेल यात्रा हमें सहिष्णु बनाती है। ग है, भारतीय रेलें हमें मृत्यु का दर्शन समझाती हैं और अक्सर पटरी से उतरकर उसकी महत्ता का भी अनुभव करा देती हैं। ये भी जो पंक्ति हैं वह शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक निबंध से उद्धृत है। इसमें लेखक ने दार्शनिक तौर पर रेल यात्रा को मृत्यु का आभास करार देने वाली संज्ञा देकर व्यंग्यात्मक रूप से पाठक को समझाने का प्रयास किया है। लेखक ने प्रस्तुत लेख में मृत्यु का दर्शन होने की बात पर समझाया है कि रेल में जो भीड़ भाड़ है, उसमें जो कठिनाई है, उसके बारे में वह सोचता है कि अगर शरीर नहीं होता, केवल आत्मा होती, तो कितने सुख से यात्रा करती। सशरीर यात्रा में तो पता ही नहीं चलता कि रेल में चढ़ने के बाद वह कहाँ उतरेगा, अस्पताल में या शमशान में। लेखक ने यहाँ बड़ी चतुराई से मृत्यु के दर्शन का दार्शनिक रूप प्रस्तुत किया है। घ है, कई बार मुझे लगता है कि भारतीय मनुष्य भारतीय रेलों से भी आगे हैं। आगे आगे मनुष्य बढ़ रहा है, पीछे पीछे रेल आ रही है। तो प्रस्तुत पंक्तियां जो है शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने रेल यात्रा में प्रगति की प्रतियोगिता दिखाकर बड़ा ही सुंदर व्यंग किया है। लेखक का कहना है कि भारतीय मनुष्य आगे बढ़ रहा है, उसे पायदान से लटके डिब्बे की छत पर बैठे भारतीय रेलों के साथ प्रगति करते देखकर लेखक अचरज में पड़ रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यंग कर रहे हैं लेखक कि लोग क्या करते हैं, पायदान से लटक जाते हैं, जगह नहीं मिली तो डिब्बे के छत पर बैठ जाते हैं। तो क्या ये प्रगति कर रहे हैं? नहीं, लेखक व्यंग के माध्यम से बता रहे हैं कि भारतीय मनुष्य जो है भारतीय रेलों से आगे है। वह पायदान पर भी चढ़ जाता है, डिब्बे के छत पर बैठ जाता है। तो अगर इसी तरह रेल पीछे आते रही, अब भारतीय मनुष्य के पास बढ़ते रहने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहेगा। रेल चलती रहती है, मनुष्य सफर करते, लड़ते, झगड़ते, रात भर जागते, बढ़ते रहते हैं। रेल निशांत सर्वभूतानांग जो संयमी होते हैं वे रात भर जागते हैं। भारतीय रेल की यही प्रगति है। लेखक व्यंग्यात्मक शैली में कई सत्य को उद्घाटित करने की चेष्टा करता है जो सर्वथा समाचीन है। लेखक कहना चाहते हैं कि जो अपने सामान की सुरक्षा के लिए लोग क्या करते हैं, पूरे पूरे रात जाग जाते हैं कि कहीं मेरा सामान कोई दूसरा नहीं लेकर के उतर जाए। तो यह सब अपने शब्दों में लेखक व्यंग के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि आगे आगे मनुष्य बढ़ रहा है, पीछे पीछे रेल आ रही है। प्रश्न संख्या 7 है, रेल यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर बताइए। तो आप लोगों ने भी रेल यात्रा किया होगा। लेखक पूछ रहे हैं कि आप इसके आधार पर उत्तर बताने के लिए कह रहे हैं। तो रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को तो पहले यदि आत्मबल नहीं है तो उसे गाड़ी में चढ़ने नहीं दिया जाता। इतना धक्का मुक्की होता है कि आदमी गाड़ी में चढ़ नहीं सकता। यदि चढ़ गए तो अपने खड़े
तो सामान कहाँ रखें। अगर धक्का मुक्की करके चढ़ भी गए तो सामान रखने की जगह नहीं मिलती है। यदि सामान रखें तो अपने कहाँ रहें। अब जगह कम रहने पर ये भी समस्या आती है। उसे रेल में चढ़ने के समय भीड़, धक्का मुक्की, थुक्का, फजीहत, गाली गलौज इत्यादि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेखक कहना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे यात्री होते हैं जो गाली गलौज तक उतर जाते हैं, तो ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 8 है, लेखक अपने व्यंग में भारतीय रेल की अव्यवस्था का एक पूरा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। पठित पाठ के आधार पर भारतीय रेल की कुछ अवस्थाओं का जिक्र करने के लिए कह रहे हैं। तो भारतीय रेल का समय पर न आना जाना, टिकट कटाने में मुसीबत, चढ़ने की मुसीबत, सीट न मिलने की मुसीबत, इन सारी चीजों को समुचित व्यवस्था में नहीं होने को ही लेखक ने भारतीय रेल की अव्यवस्था कहा है। प्रश्न संख्या 9 है, रेल विभाग के मंत्री कहते हैं कि भारतीय रेलें तेजी से प्रगति कर रही है। मंत्री तो कहेंगे ही, ठीक कहते हैं, रेलें हमेशा प्रगति करती हैं। इस व्यंग के माध्यम से लेखक भारतीय राजनीति व राजनेताओं का कौन सा पक्ष दिखाना चाहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि अपने शब्दों में बताइए। तो इसका उत्तर है, लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में भारतीय रेल की प्रगति का बड़ा ही सूक्ष्म विवेचना किया है। लेखक का कहना है कि मंत्री जी के अनुसार रेल प्रगति कर रही है। आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो डिब्बे में घुसकर देखिए, कितनी परेशानी है। देश की प्रगति के लिए राजनेता कितने उत्साहित होते हैं, मगर देखिए, कोई खाते खाते मर रहा है तो कोई खाने के लिए मर रहा है। यही प्रगति का खेल है, जिसे लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में दर्शाया है। प्रश्न संख्या 10 है, संपूर्ण पाठ में व्यंग के स्थल और वाक्य चुनिए और उनके व्यंग्यात्मक आशय स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि पाठ पढ़ने के लिए और उसके बाद व्यंग जो किया गया है उसको चुनने के लिए ऐसे वाक्य को चुन करके और फिर व्यंग कैसे किया गया है, क्यों किया गया है, उसका आशय स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो भारतीय रेल प्रगति कर रही है। लेखक का व्यंग है कि हाँ, भारतीय रेल प्रगति कर रही है, मगर आप रेल में घुसे तो आपको रेल की प्रगति स्वतः ज्ञात हो जाएगी। फिर दूसरा है कि ईश्वर आपकी यात्रा सफल करें। लेखक ने इसमें इतना सुंदर व्यंग किया है कि हम अपनी रेल यात्रा में ईश्वर को भी घसीट लेते हैं, क्योंकि उसी के आप भीड़ में जगह बना लेते हैं। ईश्वर की बदौलत ही आप उतने भीड़ भाड़ में समय अपने घर पहुंच जाते हैं, या जगह बना लेते हैं, या बैठने का जगह मिल जाता है। तो समझिए कि ईश्वर आपकी यात्रा को सफल कर रहा है। अगर ईश्वर आपके साथ हैं तो सारी सुविधाएं आपको रेल में मिलेगी, यही लोग मान लेता है। और संपूर्ण पाठ में वाक्य को व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति मिली है। प्रश्न संख्या 11 है, इस पाठ में व्यंग्य की दोहरी धार है। एक विभिन्न वस्तुओं और विषयों की और दूसरी अपनी अर्थात भारतीय जनता की ओर है। पाठ से उदाहरण देते हुए प्रमाणित कीजिए। तो इस पाठ में दोहरी धार है। जैसे मंत्री जी भाषण देते हैं कि रेल प्रगति कर रही है, तो एक तरफ लेखक ने लिखा है कि रेल प्रगति कर रही है और फिर दूसरी तरफ लिखा है कि भारतीय जनता की ओर, इसीलिए कि भारतीय रेल तो प्रगति कर रही है, मगर उसमें जो अव्यवस्था है उसकी मार सीधे जनता जनार्दन पर पड़ती है, नेताओं पर नहीं पड़ती है, जनता जनार्दन पर पड़ती है। भारतीय रेल की प्रगति का जितना वर्णन किया गया है उसमें लेखक ने व्यंग किया है कि आप भीतर जाइए और देखिए उस अव्यवस्था को, स्वतः पता चल जाएगा कि प्रगति की राह में कितने अवरोध हैं, कितनी मुसीबतें हैं और भारतीय रेल कैसे प्रगति कर रही है। प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय रेलें चिंतन के विकास में सहयोग देती हैं, कैसे? व्यंग्यकार की दृष्टि से विचार कीजिए। तो इसका उत्तर है, लेखक ने भारतीय रेल के विकास में चिंतन करने के लिए प्रेरित किया है कि आप सोचिए कि किस तरह से वह प्रगति कर रही है, विकास कर रही है। तो ये लेखक कह रहे हैं कि व्यंग के आधार पर चिंतन की दिशा में ध्यान देने से आदमी उस अवस्था में आता है कि अंतिम यात्रा के मध्य खाली हाथ रहता है। सामान रखे तो बैठे कहाँ, बैठे तो सामान कहाँ रखे, दोनों करेंगे तो दूसरा कहाँ बैठेगा। अब
ढेर सारे लोग रहते हैं, सारे अपने ही लोग रहते हैं, सारे जनता जनार्दन रहते हैं। तो हम ही सारे जगह पर अगर सामान रख लेंगे, बैठ जाएंगे, तो दूसरे की भी चिंता होती है कि अगर हम सारा सामान अपना रख लेंगे तो दूसरे कहाँ बैठेंगे। ये सारी बातें चिंतन की मुद्रा में ला देता है। अपनी भी सुविधा देखते हैं, दूसरों की भी सुविधा देखते हैं, और चिंतन की अंतिम ऊंचाई पर पहुंचाकर दार्शनिक रूप प्रदान करता है। जो ऐसा सोचते हैं वो क्या होते हैं, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को पहचानते हैं। प्रश्न संख्या 13, टिकट को लेखक ने देह धरे को दंड क्यों कहा है? लेखक ने बड़े ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से रेल यात्रा की असुविधा को उजागर किया है। शरद जी ने कहा है कि लोकल ट्रेन में भीड़ से दबे कोने में सिमटे यात्री को जब अपनी देह भारी लगती है, वह सोचता है कि यह शरीर न होता, केवल आत्मा होती तो कितने सुख से यात्रा करती। टिकट वगैरह का फेरा भी नहीं होता, इसीलिए टिकट को लेखक ने देह धरे को दंड कहा है। प्रश्न संख्या 14 है, किस अर्थ में रेलें मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती हैं? तो इसका उत्तर है, रेल पर चढ़ने के समय मुसीबत फजीहत के बाद जब वह रेल में चढ़ जाता है, सारे यात्री जब एक साथ रेल में बैठ जाते हैं तो रेल पटरी पर चल पड़ती है और एक आदमी दूसरे के शरीर पर ऊँघ रहा होता है। इतने क्लोज होता है, एक दूसरे हो जाते हैं समय जगह के अभाव में कि एक दूसरे के शरीर में सट सट के बैठ जाता है, सब करीब आ जाता है और ऊँघते रहता है। तो रेलें मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती हैं। प्रश्न संख्या 15 है, जब तक एक्सीडेंट न हो हमें जागते रहना है, लेखक ऐसा क्यों कहते हैं? तो जोशी जी कहते हैं कि रेल यात्रा के माध्यम से हमें जागृत रहने की सलाह देता है। रेल निषाद सर्वभूतानां, जो संयमी होते हैं वे रात भर जागते हैं। रेल में सफर करते, दिन झगड़ते, रात भर जागते, बढ़ते रहने की सलाह देकर लेखक सचेत करता है कि जब तक कोई घटना एक्सीडेंट न हो जागते रहना चाहिए। अगर आदमी जगेगा, अपने सामान की सुरक्षा करते रहेगा तो कोई घटना होगी ही नहीं। तो चलिए अब इस चैप्टर का जो प्रश्नोत्तर था वो मैंने करवा दिया, और इसी तरह कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में जो अगला भी चैप्टर है उसका प्रश्नोत्तर मैं इसी तरह चैप्टर पढ़ाऊंगी, प्रश्नोत्तर करवाऊंगी, और आप लोग इस प्रश्नोत्तर को खुद भी देखें, खुद भी पढ़ाई करें और दूसरे को भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी जो है लाभ मिलता रहे। और चलिए चलते हैं इसी के साथ, अपना आप आगे इसको लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।